पॉलिटी, कल पॉलिटी बोला था ना, ठीक है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। चलिए, ऑल सेट नाउ, स्टार्ट करें सेशन। ठीक है, देखो वैसे अनाउंसमेंट तो मैंने कल ही कर दी थी कि जो हमारे इनिशियल 4 डेज़ होंगे या इनिशियल 3 डेज़ का बना देते हैं ना, 3 और 4 डेज़ का, तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हमारा टॉपिक चल ही रहा है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वही चल रहा अभी। और लास्ट के कुछ सेगमेंट में हम लोग बात कर लेंगे भारत के संविधान के भीतर या जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था और साथ में संविधान, दोनों वाले टॉपिक्स को साथ में लेकर चलेंगे। इसलिए आज से इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और हेडिंग के रूप में आज पहला जो हम लोगों ने शुरुआत करना है, पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और पॉलिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेडिंग बना दीजिए, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। पहले चीज़ आप लोग हाईलाइट जरूर कर लिया करें जब मैं पॉइंट्स बताता हूँ। मैंने यहाँ राजनीति नहीं कहा, दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स, राइट। हमें पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है बल्कि पॉलिटी पढ़नी है। आई मीन टू से कि हमें जो है अगर भारत के भीतर पढ़ना है तो हमें राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, न्यायाधीश का पद इत्यादि टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमें उनके जीवनी, उनके बैकग्राउंड्स के बारे में नहीं जानना। हाँ, एज इंटेलेक्चुअल, एज एस्पिरेंट आप पढ़ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड क्या है या द्रौपदी मुर्मू जी का बैकग्राउंड क्या है, किस जो है समुदाय से बिलोंग करते हैं, या सीएम धामी क्या कार्य कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। दैट इज़ फॉर द जनरल नॉलेज, दैट इज़ नॉट फॉर द कॉम्पिटिशन पर्पस, राइट। बट हाँ, जब हम लोगों ने भारत के राज्य व्यवस्था की बात की तो व्यवस्था के भीतर मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो हमारा पॉलिटिकल ढांचा है, उस ढांचे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मैं कई दफे कह चुका हूं कि सब्जेक्ट हमारा जो है ना वो जीएस है, जनरल स्टडीज है। पीएचडी करने नहीं बैठे हुए हम लोग, राइट। इतना बेसिक नॉलेज हो जाए जिससे हम लोग जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, तो उसके लिए सिर्फ राज्य व्यवस्था में शब्द कह रहा हूं, अभी हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है पॉलिटिक्स वाले क्षेत्र में। हालांकि परिस्थितियां तो आजकल कुछ ऐसे बन रही हैं कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ख़त्म होती चली जा रही है, और डेमोक्रेसी कब डिक्टेटरशिप की तरफ पहुंच जाए वो कहना जो है ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं मैं डायरेक्टली सरकार का कटाक्ष कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली कर भी रहा हूँ, क्योंकि देखो एक साथ कितनी सारी मतलब चीज़ें परिवर्तित होती जा रही हैं। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है आप स्कैम देख लीजिए, कितना बड़ा जो है घमासान स्कैम हुआ है। दूसरी साइड देखो जो विपक्ष के दल हैं, जैसे कांग्रेस की ही बात कर लीजिए, उनके अकाउंट सीज कर लिए गए। इवन इलेक्शंस के दौरान प्रचार तक नहीं खुले में करने दिया जा रहा है, ठीक है। उनको जो है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी जो है अपने प्रचार करने की आज़ादी नहीं मिल रही है। आपके हाल तो पता ही है सबको, आप मतलब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी के द्वारा समन देकर उनको जेल भिजवाया गया है। उससे पहले मनीष सिसोदिया जी की बात कर लीजिए। लगातार मतलब कहीं ना कहीं जो एक सत्ताधारी पक्ष है वो दूसरे पक्ष को मौका ही नहीं दे रहा है, समझ लो। तो मतलब है तो लोकतंत्र, अभी कहने को हमारा बिल्कुल लोकतंत्र है, लेकिन आप जानते हैं जब रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना इंटरनेशनली, तो इसके लिए एक शब्द आता है दैट इज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो इंडिया में अभी फिलहाल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी चल रही है। अभी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, मैं कभी डिबेट जो है अन्य तरीके से इस पर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा विषय आज से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज पॉलिटी नॉट पॉलिटिक्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है। अच्छा, इससे पहले ना मैं सीधे कंटेंट पे चलूँ, सिलेबस टू सिलेबस बात करूँ, पहले कुछ बेसिक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास में शब्द आता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला क्वेश्चन अपने आप से मुझसे पूछा करो कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है देश के संविधान को लेकर, तो मैंने कहा कि भाई संविधान किसे कहते हैं या व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है किसी भी देश का संविधान। देखो लॉजिक सिंपल रखना आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि देश के भीतर एक ऐसा दस्तावेज है, देश के भीतर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके भीतर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, जिसके भीतर क्या है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि कुछ हम लोग कह सकते हैं सामान्य सिद्धांत हैं, या न सिर्फ प्रिंसिपल के साथ या एंड या और करके लिख सकते हैं, इसमें लॉज दिए गए हैं यानी कि कानून दिए गए हैं।
तो अगर मैं कहता हूं कि संविधान क्या होता है तो आपने कहना है किसी भी देश के संविधान का तात्पर्य है उस देश की सरकारों के लिए दिया गया जो एक बेसिक कह लीजिए प्रिंसिपल्स हैं या वहां की सरकार को दिए जाने वाले जो बेसिक लॉज है कि डियर गवर्नमेंट आप इसके दायरे से बाहर मत जाना। समझ लो, अगर हमारे देश की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी देश की सरकार अपने संविधान के दायरे से बाहर जाकर कानून बनाती है तो फिर हमारी गार्डियन बैठी हुई हमारे ऊपर, और गार्डियन कौन है? कोर्ट है, राइट। जुडिशरी हमारी गार्डियन है। तो जुडिशरी सीधे क्या करेगी? ऐसे को वॉइड कर देगी। हालांकि मैंने आज की डिबेट की शुरुआत ही वहीं से कर ली कि जुडिशरी का भी तो मामला आजकल गड़बड़ाया जा रहा है। आप देखो जुडिशरी में भी जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अब जुडिशरी लो, इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करो, इलेक्शन होने वाले, एक तरफ अरुण गोयल जी जो है वो अपना इस्तीफा लिख दे रहे, दूसरी तरफ जो 2 नए जुडिशियल मेंबर्स को चुना जाना था, इलेक्टोरल मेंबर्स को चुना जाना था, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अलावा अभी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी। सिंपल है गाइस, इतना परेशान मत होइए। तो राजीव कुमार जी के अलावा अभी 2 नाम आए हैं, राइट। दलवीर सिंह जी, अगर आप लोग को याद, सुखबीर जी है ना, अभी जो है जस्ट अपॉइंट किए गए हैं, जो उत्तराखंड में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, किसके अंडर? सीएम धामी के भीतर। तो मतलब उनका भी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एक विपक्ष दल का नेता। विपक्ष दल का नेता जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ, वो खुद कह रहा है कि मुझे एक रात पहले 246 लोगों की लिस्ट दी गई और उसमें से 10 नाम को शॉर्ट लिस्ट करने की बात की गई, तो मैं इतनी जल्दबाजी में किसी के बैकग्राउंड को चेक बिना कैसे डिसीजन ले लूं? तो मतलब दबाव के ऊपर हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स चुने जा रहे हैं। वहीं मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, वो वास्तव में डेमोक्रेसी रहा नहीं। कहां मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहा था कि किसी भी देश की सरकार को इस संविधान के भीतर जो लिखा हुआ है, ये जो दस्तावेज है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, इस दस्तावेज के भीतर जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं, जो लॉज लिखे हैं, उनके अकॉर्डिंगली कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए संविधान बनाया गया। उससे बाहर जाओगे तो जुडिशरी जो है संविधान के भीतर जो लिखी हुई बातें, अगर उससे बाहर जाकर सरकार कानून बनाएगी तो शून्य कर देगा, 0 कर देगा। इसके लिए वहां पर क्या आया था? हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कंसेप्ट आता है, ताकि किसी भी देश की सरकार क्या ना हो, डिक्टेट ना करे, डिक्टेटरशिप ना हो। अब मैं नाम जरूर भूल रहा हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के किसी एक नेता ने मतलब एक लिखा था, ट्वीट किया था, या जो है कुछ बात लिखी थी कि इस बार के इलेक्शन में हमें 400 से भी ज्यादा का बहुमत मिलेगा और हम देश के लिए एक नया संविधान बना देंगे। तो भाई अगर संविधान ही बदल दोगे तो हमारी बेसिक जो मतलब कह लेते हैं ना कि जो एक कह लीजिए कि फाउंडेशन है देश को चलाने का, जो बेसिक एक फाउंडेशन है, जो नींव है, वो तो देश का संविधान है। अगर संविधान को ही बदल दिया तो फिर समझ लो डिक्टेटरशिप कहाँ तक पहुँच सकेगी। तो मतलब इस तरीके से जो है बातें सामने आ रही हैं, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग, आपकी अवेयरनेस यहाँ पर जो है काम आनी चाहिए कि भाई हमें हमारे राइट्स पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता है। और इसलिए मैंने कहा देखो कितने क्वेश्चंस बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, राइट। हालांकि हमारा बेसिक पर्पस तो वही है कि क्वेश्चन बने, एग्जाम निकले, बढ़िया। लेकिन क्या आपकी अपनी अवेयरनेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जरूरी नहीं? मेरी बात समझो, एक टाइम था ना, या अभी भी शायद मुझे नहीं लगता होगा, एक टाइम था जब सामने से हम लोग मान लीजिए पुलिस वाले को देख लें, कुछ नहीं किया, सब कुछ बढ़िया है, लाइसेंस है, हेलमेट पहना हुआ है, कोई फास्ट ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, सिंगल या डबल सीट है, डबल सीट में भी डबल हेलमेट है, स्टिल अरे यार वहाँ तो पुलिस वाले खड़े हैं, कैसे जाऊँ, ये होता ना। तो ये डर कब है? जब मुझे मेरे राइट्स नहीं पता। जब आपको आपके लीगल राइट्स पता है, आपको आपके जो है कह लीजिए कि अधिकारों के बारे में जानकारी है, तो फिर मन के भीतर डर भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस क्लास को करेंगे, लेकिन अपने बेसिक जो है नॉलेज के लिए और हमें जो है हमारे कितने राइट्स पता होने चाहिए, उसके लिए संविधान पढ़ना जरूरी है। और एट द एंड इसका कंक्लूजन जब मैं निकाला तो मैंने बस ये पढ़ा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश की सरकार को तानाशाह बनाने से रोकती है, या जो है उसको बनाने से जो है वहां पर डिक्टेट करने से रोकता है। और इसके भीतर जो है कुछ सामान्य कानून, सामान्य सिद्धांत, या जो है उसके भीतर कुछ विधियों के बारे में वर्णन किया होता है, जिसके तहत जो है सरकारें नियम कानून बनाती है। इसके लिए जो है संविधान आया था। दूसरी एक और व्यवस्था समझ लीजिए, जब हम लोग संविधान की बात करें तो आप जानते हैं कि जो संविधान है ये मुख्य रूप से पूरे, मैं विश्व भर की बात करूं, 2 प्रकार के संविधान हो सकते हैं। एक तो हमारे पास में जो आता है वो आता है लिखित संविधान। सबसे पहले आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखित संविधान, ये पहला प्रकार यहां पर आएगा, लिखित संविधान है। और दूसरा इसका जो प्रकार आता है वो आता है अलिखित, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 प्रकार याद रखेंगे, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान। पहले मैं बेसिक्स को क्लियर करवा दूं, फिर मैं बाद में बात करूंगा कि इसके भीतर की क्या क्या बातें। तो 2 संविधान हो गए, एक हो गया दैट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी व्यवस्था सिर्फ इतनी नहीं कि ये लिखा हुआ है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का वास्तव में अर्थ ये होता है कि जिस देश में कानून की जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो अलग,
और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। इन अ सिंपल टर्म वी कैन से दैट कि इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन passing an ordinary bill or ordinary law and the constitutional amendment law. For an example, United States of America, फ्रांस, इंडिया, यहाँ पर सब क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम सब जानते हैं भारत में लिखित संविधान है और भारत के लिखित संविधान की विशेषता देखो, पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है, ये हमारी विशेषता है। ऑन द अदर साइड जब मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, यानी कि जो अलिखित ढंग से लिखा हुआ है या अलिखित ढंग से जो संविधान है, तो एक तो ये लिखा नहीं है और दूसरा हम लोगों ने डिफरेंशिएट कैसे करना है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल और ऑर्डिनरी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। मतलब ना ही जो है संविधान की प्रक्रिया में कोई अंतर है, ना ही जो है सामान्य कानून बनाने में कोई अंतर है। जैसे सामान्य कानून पास होता है वैसे ही संविधान संशोधन भी पास हो जाता है। मतलब कोई जो है उसमें क्या नहीं है, डिस्टिंक्शंस नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, वी कैन से कि इतना लचीलापन। और जानते हो आप लोग कि पूरे विश्व भर में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेहतरीन उदाहरण पे जाओ तो वो चाहते हैं आप लोग यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड, दिस इज यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम, वहां का संविधान सबसे लचीला है पूरे विश्व भर में, इसलिए उसको नाम दिया गया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले बेसिक्स में हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हमने सब्जेक्ट शुरू करना है संविधान क्या है, तो संविधान की सामान्य परिभाषा और संविधान के कितने प्रमुख प्रकार हैं, इन दो चीजों पर हम लोग जानकारी रख लेते हैं। आगे चलकर मैं इसकी जब फीचर्स की बात करूंगा वहां जरूर आऊंगा। एक और पहले फैक्चुअल चीज समझ लेते हैं, फिर मैं सब्जेक्ट और कंटेंट पे बात करता हूं। देखो गाइज, ये तो शायद ही मैं आपसे पूछूंगा कि भारत देश का संविधान आंशिक रूप से कब अंगीकृत किया गया था या अडॉप्ट किया गया था। आंशिक मतलब पार्शियली, तो हम लोगों ने कब अंगीकृत किया था, 26 नवंबर को। वेरी गुड। तो जो है 26 नवंबर 1949 को देश के भीतर जो है वो आंशिक रूप से, मतलब पूरा संविधान नहीं, संविधान के कुछ जो है प्रावधान लिए गए थे। जैसे मैंने कई बार बोला है नागरिकता, अगर मैं नागरिकता के या सिटीजनशिप के प्रोविजंस की तरफ चलूं तो सिटीजनशिप कब लिया गया था, 1949 में जो है अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, सिंपल है। और अगर मैं कहूं कि हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो भी आप सही जवाब दोगे 26 जनवरी 1950। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। और ये दिन जो है क्यों था, क्योंकि इस दिन को दो तीन चीजें, एक तो भाई देश का जो संविधान इसको पूर्ण रूप से ग्रहित किया गया था, अडॉप्ट किया गया था या लिया गया था। देश में पहली बार जो है राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए जो है चुने जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ भी यहाँ से मान लिया गया था। और सबसे प्रमुख बात कि ये 26 जनवरी का ही दिन क्यों लिया गया, तो उसके लिए आपको एक बार लाहौर अधिवेशन पे चलना होगा। लाहौर अधिवेशन याद है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जब ये लाहौर की अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो 31 दिसंबर 1929 को 1929 को स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी रावी नदी के तट पर पहुंचे और स्वाधीनता का पहला तिरंगा झंडा लहराते हुए वहां पर जो है अनाउंसमेंट की थी पंडित नेहरू जी ने कि आने वाला 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी 1930, 29 को गए थे ना 31 को, तो 29 में जो है 1929 में जो है उन्होंने कहा कि आने वाला 26 जनवरी भारत देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो तब से हमने वो डेट को जो है लॉक किया हुआ था। और जैसे हमें आज़ादी मिली, जैसे मेरे देश का संविधान लागू हुआ, हमने कह दिया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। अब हम लोग जो है गणतंत्र हो चुके हैं, जहां पर हम अपने हेड ऑफ द नेशन को एक निश्चित समय के लिए जो है चुन सकेंगे, 5 साल की अवधि के लिए चुन सकेंगे। तो इसलिए 26 जनवरी का ही डेट जो है हम लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट किया था। बाकी संविधान के बनने की प्रक्रिया क्या है वो थोड़ा वेट करेंगे हम लोग। पहली बार 1934 में MN रॉय साहब जो थे उन्होंने पहली बार जो है संविधान सभा की मांग रखी थी ना, तो वो क्या कहानी मैं भविष्य में आपको बताऊंगा। ये तो एक बेसिक हो गया पहले हमारा कंटेंट। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कैसे कार्य करेंगे। और सबसे पहले देखो, हालांकि पढ़ हम लोग रहे हैं इंडियन पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी में मैं डायरेक्टली टॉपिक टू टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले एक हम लोग जो है पढ़ लेते हैं टॉपिक या एक चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम ही है द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। मतलब है पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी के भीतर हमारा पहला जो टॉपिक है, अब मैं टॉपिक्स पे चल रहा हूं सीधे, जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, इसमें हम लोग बात करेंगे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब संविधान जो बना है 1950 तक जो हम लोग आए हैं, तो 1950 तक आने की जो है पूरी एक क्रमिक जो है रूपरेखा कैसे रही थी। आप लोगों को मैं थोड़ा और प्रीवियस लेकर चलता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कि वर्ष 1600 में
एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट बना रहा हूं मैं इसका, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको लिख रहा हूं, जो वर्ष 1600 में बनी थी। हालांकि जब मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं तो इतिहास में हम इससे भी पहले चलते हैं और वो चलते हैं 1599। 1599 में लंदन के जो है कुछ मर्चेंट थे, लंदन के कुछ व्यापारी थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी 1599 में 1599 में, जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। ये सवाल पूछा गया उत्तराखंड स्टेट में। मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक जब कंपनी बनी थी, भारत में वो व्यापार करना चाहते थे, लेकिन आप जानते हो ना कि लंदन में कौन सा शासन चलता है, राजशाही चलता है। ब्रिटेन में राजशाही है, यानी कि वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि राजशाही के इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नहीं डिक्टेटरशिप नहीं, डिक्टेटरशिप इज तानाशाही। राजशाही होता है, अभी मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, आएगा मोनार्की, मोनार्की चलता है, राइट। अब वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम था, तो वहाँ पर था क्या कंडीशन कि अगर कोई व्यापारी लंदन से बाहर जाकर व्यापार करना चाहता तो उसको महारानी से एक आज्ञा पत्र लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी या चार्टर लेना पड़ेगा। और 1599 की ये जो मर्चेंट एडवेंचरस कंपनी बनी थी ना, वो जो है क्वीन एलिजाबेथ के पास गए। एलिजाबेथ प्रथम जो थी उस समय जो है महारानी थी 1599-1600 के बीच में, राइट। एलिजाबेथ वहाँ पर जो है महारानी थी। तो एलिजाबेथ ने उनको 31 ऑफ दिसंबर 1600 में, अब आया मैं उस लाइन पे, ठीक है, 31 ऑफ दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने अप्रूवल दे दिया मर्चेंट एडवेंचरस कंपनी को कि आप आने वाले 15 सालों तक भारत या एशिया में जो है व्यापार कर सकते हो। तब जाकर मैंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन है वो 1600 है, क्योंकि इसी समय जो है 31 दिसंबर 1600 को जो वो कंपनी थी जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचरर्स था। पहली क्लास है, आराम से समझना। जो मर्चेंट एडवेंचरस नामक की ये कंपनी थी, इसको क्या दिया गया था, एक रॉयल चार्टर दिया गया था, एक सरकारी कह लीजिए कि जो है आज्ञा पत्र दिया गया था, फरमान दिया गया था, और उसमें लिखा गया कि आप आने वाले अगले 15 वर्षों तक के लिए, फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए आप इंडिया जगह पर जाकर यहाँ ट्रेड कर सकते हो। हाँ, उसका कुछ हिस्सा जो है वो राजशाही को चला जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई आपको जो है भारत में व्यापार करने की हम अनुमति देते हैं। तब जाकर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अब समय के साथ ईस्ट इंडिया जो है कंपनी भारत में आई। अब मैं पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा वरना पॉलिटी की क्लास हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी ना, बस एक कंक्लूजन पे चलते हैं। हुआ क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारत में आई थी तो उसने भारत में कुछ बड़े अभियान भी जीते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ष 1757 चलते हैं, 1757 में आप सब याद करो, एक ग्रेट बैटल हुआ था जिसका नाम था द बैटल ऑफ प्लासी। दिनांक याद है आप लोगों को, याद रखनी है दिनांक, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। एंड द बैटल वाज फॉट इन बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला, नाइस, सिराज लिखना, सुजाऊ मत कहना, द नवाब ऑफ बंगाल दैट इज सिराजुद्दौला अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। मैं क्यों बता रहा हूं, उनके पैर जमने दो, ब्रिटिशर्स भारत में अपने पैर जमा देंगे तब जाकर ही तो वो बिजनेस करेंगे, राइट। तो प्लासी का युद्ध जब हुआ था 23 जून वर्ष 1757 को, तो रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया। उसके पीछे भी कारण कई थे, जैसे काल कोठरी की त्रासदी एंड ऑल, वो मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। उसके बाद एक और जो है महान युद्ध ये भारत में जीते थे, वर्ष 1664 की तरफ चलते हैं। 22 अक्टूबर 1664 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन द कंबाइंड आर्मीज ऑफ, कंबाइंड मतलब एक तरफ 3 सेनाएं थी, द कंबाइंड आर्मीज ऑफ, सबसे पहले मुगल एम्परर वाज शाह आलम सेकंड, राइट, शाह आलम द्वितीय। सेकंड इज द नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, एंड थर्ड इज द नवाब ऑफ अवध हु इज कॉल्ड एज सुजाउद्दौला। वो सुजाऊ है, ये पहले वाले में जो है सिराज था, यहाँ सुजाऊ है। तो सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की जो कंबाइंड फोर्सेस थी, इन्होंने हमला कर दिया किस पर, ब्रिटिश सेना पर। एंड एट दैट टाइम ब्रिटिश सेना को लीड कर रहा था कौन, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में, विच मीन्स पुनः एक बार जो है हार हो गई किसकी, कंबाइंड आर्मी जो थी, यानी कि बक्सर का युद्ध भी हारे। जैसे ही बक्सर का युद्ध हमारे हाथों से गया तो उसके बाद जो मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड, उसने क्या किया, 12 अगस्त वर्ष 1665 को, आई रिपीट, ये फैक्चुअल चीजें आप लोग याद रखना, लिखो रहे हो तो लिखना, वरना मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, बाद में वाईटी पे भी देख लेना। मैंने कहा कि 12 अगस्त वर्ष 1665 को क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसका नाम है इलाहाबाद की प्रथम संधि। द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से इसको जानते हैं। और इस इलाहाबाद की पहली संधि के भीतर क्या हुआ कि जो शाह आलम द्वितीय था उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसको दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए। आई रिपीट द लाइन,
under the first treaty of Allahabad, which was held on or which was signed on the 12th of August 1665. The Diwani rights means the civil rights, right? The Diwani rights over Bengal, Bihar and Odisha were handed over to the Britishers. ब्रिटिशर्स को सौंप दिए ये सारे अधिकार। मतलब ब्रिटिश क्या कर सकते हैं अब भारत में, या स्पेशली कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, टैक्स को इंपोज कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू राइट्स को ही दीवानी राइट्स कहते हैं। अब जैसे ही 1665 में उनको अधिकार मिल गया कि आप जो है कानून बना सकते हो यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो उसी समय जो है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में द्वैत शासन सिस्टम चला दिया। और जब उसने द्वैत शासन सिस्टम चलाया तो उससे हो क्या रहा था भारत में कि निजी व्यापार जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा था, या इंग्लिशेस जो है वो लगातार जो है अपने बेनिफिट के लिए जो है भारतीयों को कह लीजिए एक तरीके से क्या कर रहे थे, सप्रेस किए जा रहे थे, दबाए जा रहे थे भारतीयों को यहाँ पर, उनके राइट्स को, राइट। तो यहाँ से जो है शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने की बात। अब ऐसे में देखो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वहाँ ब्रिटेन के राजा महारानी जो भी थी, या महाराजा जो बाद में बने थे, उनको भी तो ये था कि भाई कंपनी कुछ लाभ कमाए और हमें ला कर दे। लेकिन आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो थी लाभ कमाने, लेकिन नुकसान में गई। आप बोलेंगे सर हमने आज तक नहीं सुना कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत में नुकसान में गई हो। सुनो मेरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे, वो तो रिच हो गए, बहुत बड़े बड़े नामचीन जो है, नाम विश्व के सबसे अमीरों में उनका नाम आ गया। लेकिन जो कंपनी थी वो डूब गई, या मतलब डूब नहीं गई, मतलब कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो, नहीं समझे। मान लो आजकल स्कूलों के यही हाल है, टीचर बुलाए स्कूल में कि भाई तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन टीचर का निजी महत्व छिपा होता है, ट्यूशन पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा स्कूल में इतना सारा। तो इससे हो क्या रहा, स्कूल की तो इनकम हो नहीं रही, क्योंकि भाई बच्चे इतना ध्यान दे नहीं रहे, बच्चे का रिजल्ट निकल नहीं रहा, बच्चे इतना जो है आ नहीं रहे। और पर्सनली जो मास्टर जी पढ़ाने गए थे वो अपने घर में बच्चों के 100 200 बच्चों जो है पढ़ा रहे हैं और अपनी निजी कमाई कर रहे हैं। तो स्कूल का नुकसान जा रहा है और मास्टर जी का लाभ हो रहा है। कंपनी में यही हो रहा था कि कंपनी जो है, अगर हम लोग जो है कलेक्टिवली देखें तो लॉस में चल रही थी, और इंडिविजुअल्स ऑफ द कंपनीज देखें या उसके ऑफिशियल्स की बात करें तो वो अपना जो है फायदा कमाए जा रहे थे। तो अब ऐसे में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, जो वहां लंदन में बैठी हुई सरकार थी, उसको लगा नाउ इट्स टाइम टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर अब नियंत्रण करना पड़ेगा। और इसीलिए क्या हुआ कि वर्ष 1773 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए चार्टर पास किया गया, जिसका नाम ही रेगुलेशन एक्ट था। तो जब भी मैंने आपसे कही, अब सुनना मुझे ध्यान से, मैंने पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया, समझने का प्रयास करना। अब मैंने यहां क्या कहा कि जब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करते हैं तो उस बैकग्राउंड्स के भीतर जो है कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट जो है आए थे। और ये जो अधिनियम आए थे ये वास्तव में जो है दो तरीके से आए थे, समझना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले जो अधिनियम आए थे उनको नाम देते हैं द कंपनीज लॉ। कंपनी के जो एक्ट थे, कंपनीज एक्ट या कंपनीज लॉ जो थे, तो सबसे पहले हमारे पास में जो आते हैं वो आते हैं कंपनीज एक्ट। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए इनको नाम देते हैं कंपनी अधिनियम। अभी बता रहा हूं कौन कौन से थे, कंपनी अधिनियम, राइट। और दूसरे जो आए थे, जब कंपनी का शासन भारत से खत्म हो जाएगा, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ही कंपनी को हटा दिया। 1858 से सीधे जो है ताज के पास शासन चला गया। इसलिए जो दूसरे लॉज आते हैं या दूसरे नियम आते हैं उनको कहते हैं द क्राउन्स रूल। क्राउन समझते हैं ना, ताज, और ताज यानी कि महारानी। उस समय जो है क्वीन विक्टोरिया आ चुकी थी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, द क्राउन्स एक्ट है या क्राउन्स रूल है, ठीक है। क्राउन्स यानी कि मतलब ताज का शासन। तो दूसरा क्या आता है यहां पर, वो आता है ताज का शासन, ताज का शासन। तो भारत में जो एक्ट बटे थे वो दो तरीके से बट गए। एक जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पर जो है अधिनियम बना रही थी, और दूसरी तरफ सीधे सीधे भारत की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी कहां चली गई, क्राउन को चली गई, हर मैजिस्ट्री को चली गई, क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चली गई। अब सवाल क्या है कि कंपनी के भीतर जो ये एक्ट आए थे, इनको चार्टर्स भी लिखते हैं क्योंकि ये चार्टर के फॉर्म में आए थे। तो इन एक्ट की जो संख्या थी उसको लेकर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो चार्टर आया था दैट इज कॉल्ड द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। हिंदी में लिखते हैं इसको वर्ष 1773 का रेगुलेशन एक्ट, या इसी को चार्टर अधिनियम भी लिखते हैं। तो इसको आप लोग रेगुलेशन अधिनियम या चार्टर एक्ट लिखो, वो शब्द एक ही है, चार्टर होता है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर? चार्टर मींस एन एक्सक्लूसिव
लाइसेंस। एक प्रकार से भारत में क्या था, उनको लाइसेंस मिल गया था कंपनी को व्यापार करने का, लेकिन नियंत्रित रहकर उनको जो है कंट्रोल किया गया था, नियंत्रण में रखा गया था, तो उसको लेकर जो है रेगुलेशंस आए थे। अच्छा, अब मुझसे कई बार आप लोग पूछते हैं इस क्लास के भीतर कि सर ये याद ही नहीं होते कि पहला चार्टर कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया। लॉजिक इज वेरी सिंपल, पहला चार्टर याद रखना और इसमें 20-20 साल बढ़ाते रहना। कब तक बढ़ाना है सर? 20 ईयर्स टिल 1853 पे रुक जाना। अब चलो इसी लॉजिक पे काम करते हैं। मैंने कहा ना 20 साल बढ़ाएंगे, अभी लिखना मत कोई भी, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में मैं 1-2 एक्स्ट्रा भी लिखूंगा। 73 में 20 साल जोड़ेंगे तो मेरे गणित के हिसाब से तो ये बन रहा होगा 1793। 20 साल जोड़े 93 आ गया। 20 साल जोड़ दीजिए, इसमें कितना बन रहा है मेरे अकॉर्डिंगली 1813 जुड़ रहा है। 20 साल और जोड़ दीजिए, कितना बन रहा है 1833 बन रहा है। 20 साल और जोड़ दीजिए, कितना बन रहा है 1853 बन रहा है। और मैंने क्या कहा था, रुकना कहाँ है 1853 पे रुकना है, बिकॉज ऑफ इट वॉज द लास्ट कंपनीज एक्ट। कंपनी रूल्स का ये लास्ट एक्ट था, अर्थात अब इसके आगे बस नाम ही तो लिखना है। इसमें हमने लिखा द चार्टर एक्ट ऑफ या द रेगुलेशन एक्ट ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, सेम द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, the charter act of 1833 and last is the charter act or the regulation act of 1853। इनके बीच में गैप जानबूझ के दिया, समझना। ये तो मुख्य रूप से अधिनियम आए थे, लेकिन इनके बीच में भी जो है कुछ 2-3 अधिनियम आए थे। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं तो इसमें एक अधिनियम आया था जिसका नाम था द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहां पर एक और आता है द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में भी ऐसे लिख लेना द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कोई जो है उसमें बुराई नहीं है। अगर आप उसी नाम से लिखोगे द एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो भी जो है कार्य यहां पर बन जाएगा। तो पहला इसमें क्या आया, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। कब आया था, एनी गेस? नाइस, गुड। तो ये जो एक्ट आया था वो था 1781 का, ठीक है, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक और इसमें जुड़ा था जिसका नाम था द पिट्स इंडिया एक्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट, हिंदी में भी पिट्स इंडिया एक्ट लिखना है। ये कब का था, 1784 का था। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इसलिए पड़ा था क्योंकि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पिट्स द यंगर। पिट्स द यंगर मतलब जो उस समय क्या था, इंग्लैंड का पीएम था। तो वो जो है इस सेटलमेंट एक्ट को ले आया, पिट्स इंडिया एक्ट को ले आया, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया। एक और आया द एक्ट ऑफ 1786, ठीक है, एक और आया था इसमें द एक्ट ऑफ 1786, यानी कि 1786 का जो है एक और अधिनियम आया था। तो कुल मिलाकर बात करें तो इसके बीच में जो है 1793 से पहले हम लोग ने ये 3 कुछ अन्य एक्ट के बारे में बेसिक्स पढ़ने हैं। इसलिए मैंने कहा पहले हम लोग कंटेंट पे बात कर लेते हैं कि कंपनीज एक्ट आए थे, मतलब जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अधिनियम बना रही है। और कंपनी अधिनियम के भीतर जो है, जैसा मैंने आपसे बताया जैसे मैंने बताया कि रेगुलेशन एक्ट, फिर उसके बाद 20-20 साल जोड़ दो, इसमें 20 साल जोड़ेंगे, दूसरा रेगुलेशन 20 साल, तीसरा रेगुलेशन, चौथा, कुल मिलाकर 5 जो है रेगुलेशंस एक्ट आए थे कंपनीज की ओर से। ऑल गुड, आई होप सो, यहां तक की बातें ठीक है। अब इसी तरीके से देखो कंडीशन यहां पर क्या चेंज हुई। 1853 में कह तो दिया कि 20 साल के लिए अधिनियम आगे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि 1875 में इंडिया के भीतर एक ग्रेट म्यूटिनी हुई। म्यूटिनी शब्द दिया मैंने ना, अच्छा ये भी समझना, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट हैं तो चीज़ें लगभग सिमिलर, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस है। हमेशा क्या होता है कि जहाँ पर कोई कह लीजिए कि मिलिट्री ट्रूप्स है, मिलिट्री ट्रूप्स मतलब जो सैनिक टुकड़ियाँ हैं, जब वो अपने हाई कमांड के ऑर्डर्स मानने से मना कर दे तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है म्यूटिनी, राइट। और जो हम लोग विद्रोह लिखते हैं ना, यानी कि जो कह लीजिए विद्रोह के लिए हिंदी में क्या शब्द आता है भाई, म्यूटिनी के अलावा, रिवोल्ट। तो जब हम लोग रिवोल्ट शब्द कहते हैं तो रिवोल्ट स्टैंड फॉर दी, जब कोई सिविल या कोई जो है कह लीजिए कि पीजेंट या किसान जो है वो विद्रोह कर दे, मतलब आम जन या किसान विद्रोह कोई करता है तो उसके लिए शब्द आएगा रिवोल्ट। लेकिन जब मिलिट्री ट्रूप्स क्या करती है, अपने हायर कमांड के ऑर्डर्स को इग्नोर करती है, नहीं मानती है, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूटिनी। और आप जानते हैं ना कि 1857 की म्यूटिनी क्या था, जहां पर ब्रिटिशर्स ने गोली चलाने के आदेश देने की बात की, और हमारे जो है साथी कह रहे हैं 1857 के जो है वीर कह रहे हैं कि भाई चर्बी लगे हुए किसी भी कारतूस का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ लो। तो मतलब हाई कमांड का ऑर्डर मंगल पांडे ने कर दिया। तो ये सारी चीजें है ना, म्यूटिनी और रिवोल्ट, ऐसे शब्दों को भी समझा करो। मेरी बात समझो, पेपर में ना आए लेकिन अपने नॉलेज के लिए ठीक है। अब देखो क्यों बोला मैंने। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से हाथ धोने वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट खात्मा होने ही वाला था।
वो नहीं हम लोग जीत पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिटी का और लीडरशिप का क्राइसिस था हमारे देश में उस समय। मतलब लड़े थे, हम लड़े थे, अच्छे से लड़े थे, तात्या टोपे लड़े, रानी लक्ष्मीबाई जी लड़ी, ठीक है। आप लोग जो है कुंवर सिंह जी को नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के छोटे भाई अमर सिंह जी को नहीं भूल सकते हैं, लियाकत अली को कैसे हम लोग भूल जाएंगे, समझ लो। इसके अलावा जो है कानपुर से नाना साहिब थे, ठीक है, यहाँ चले जाइए बेगम हजरत महल की बात कर लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट कहें तो हर एक कोने से आवाज आई थी, लेकिन सबकी मांगे अलग हैं, सबकी डिमांड अलग है, यूनिटी कोई किसी के पास नहीं थी। अगर सब मिलजुल कर एक साथ एक जो है युद्ध भूमि में आते तो शायद छक्के छुड़ा देते अंग्रेजों के। ये कहा ना मैंने कि ऑलमोस्ट अंग्रेज जो है भारत से हाथ धोने वाले थे, राइट। अब इसी के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को ये महसूस हुआ, ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं भाई, कंपनी के हवाले नहीं छोड़ सकते भारत को। तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा, जहां से क्राउन्स रूल शुरू होता है। और क्राउन्स रूल जो शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो सबसे पहले शुरू होता है किसके साथ में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और ये वही अधिनियम है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को भारत से जो है खत्म किया था या अबॉलिश किया था। इसलिए पहला याद रखना 1858 का भारत शासन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो है भारत सरकार अधिनियम, ऐसा कह लीजिए, भारत सरकार अधिनियम जो था, ठीक है। तो ये हमारा पहला आया था। इसके जस्ट बाद क्या हुआ, हमारे पास में कुछ काउंसिल्स आए थे या काउंसिल एक्ट आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद जो आया था वो आया था द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ एनीवन 1800 नहीं पढ़ाया था 61, वेरी गुड। वर्ष 1861 का जो है हमारे पास में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो था, या हम लोग कह सकते हैं कि भारत परिषद, अब इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कि भारत परिषद जो अधिनियम था वो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद कब आया था एक और अधिनियम, 1892 में, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर पढ़े हैं इनके बारे में, तो जो अगला अधिनियम आया था दैट वाज, हिंदी में इसको लिखना है भारत परिषद अधिनियम, ये भारत परिषद है, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया इस परिषद। इसी के बाद एक और आया था द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। कितना बड़ा एक्ट है, मतलब पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, मतलब फर्स्ट टाइम हम बजट पर डिबेट कर सकते थे, राइट। तो ये इसके लिए जो है 1892 का एक्ट आया था, अभी बात करेंगे इस पर भी भविष्य में, रुक जाओ। इसके अलावा एक और आया था द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ऑल्सो कॉल्ड, बताओ गाइस, ऑल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्ले मिंटो एक्ट। मैं चाहूं इसको 2 मिनट में सारे एक्ट बता दूं, बट अभी नहीं जाना, धीरे धीरे समझते हुए हम लोग चलेंगे एक एक लाइन पे। अब देखो ये लॉजिक जो है ना मॉर्ले और मिंटो का, ये क्या कंसेप्ट है। 1909 में मिंटो कौन था, मिंटो वाज द देन वाइसराय ऑफ इंडिया। भाई ये समय भारत का क्या है, भारत का वाइसराय था। वर्ष 1906 से लेकर वर्ष 1910 तक लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। मिंटो सेकंड है, प्रथम नहीं, मिंटो सेकंड है। तो ये जो है भारत का वाइसराय था उस समय। एंड हु वाज मॉर्ले, तो सामान्य अर्थों में कहूं तो मॉर्ले जो था इस समय वो भारत सचिव था। ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, समझे। तो मतलब वो भारत सचिव के पद पर था, इसलिए ये दोनों जो रिफॉर्म लाना चाहते थे उसको नाम दिया गया द मॉर्ले मिंटो एक्ट और द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यानी कि मॉर्ले उस समय भारत का सचिव और मिंटो उस समय भारत का वाइसराय, इसलिए इसका नाम मॉर्ले मिंटो था और ये 1909 का अधिनियम था। एक और सुन लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो अधिनियम आया था, अब देखो काउंसिल्स में 3 ही थे, 3 ही काउंसिल एक्ट थे जो मैंने आपको ये तीनों बता दिए। फिर से एक बार हम लोग चलेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इसको या भारत शासन अधिनियम लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये कब का था, 1919। यहां भी वही लॉजिक पे काम करें जैसे मॉर्ले मिंटो ने काम किया। इस एक्ट को लिखते हैं हम लोग क्या, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, या रिफॉर्म भी लिख सकते हो।
लॉजिक देखो, एक बार पढ़ लिया मामला खत्म जी। मॉन्टेग्यू कौन था? भारत सचिव था। चेम्सफोर्ड कौन था? भारत का वाइसराय था उस समय। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही उसका नाम पड़ा। 1921 तक चेम्सफोर्ड ही रहा था, उसके बाद रीडिंग आ गया था, लॉर्ड रीडिंग, है ना। तो चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से इसको जाना गया, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ये वही है जहां से भारत में फिर से डायरकी शुरू हो गई थी, लेकिन कहां पर? प्रांतों में, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट और जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, मैं उन पे भी अभी बात करूंगा आपके साथ डिटेल्ड में। और एक और इसमें एक्ट अधिनियम जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जहां से आज भी हमारे संविधान का 55 से 60% हिस्सा लिया गया है। सबसे मतलब बड़े एक्ट में और सबसे जो है महत्वपूर्ण एक्ट में 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आने वाले 2 दिन हम लोग इन सारे एक्ट पे जो है बढ़िया ढंग से काम करने वाले हैं। और अंत में जो है जब लॉर्ड माउंटबेटन आए, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना प्लान दिया और प्लान में ये तय हो गया कि भाई अब भारत का विभाजन जरूरी हो गया, पाकिस्तान अलग, भारत अलग, और दोनों देश अपने लिए अलग अलग संविधान बना सकते हैं, दोनों देश अपने लिए जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचा था अंत में, जिसका नाम है द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, हिंदी में लिखते हैं 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 1947 का जो है ये क्या था? स्वतंत्रता अधिनियम था, इंडिपेंडेंस एक्ट था। तो कुल मिलाकर जब मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ लेकर चला तो मैंने कहा जी कि इसमें जो है जो एक्ट बटे हुए थे या जो चार्टर बटे हुए थे वो इस तरीके से। तो अब आप मान लीजिए आने वाले आज और कल की क्लास में या 2 क्लासेस के भीतर हम लोग जो है इन सभी अधिनियमों के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ थोड़ा लॉजिकली काम करेंगे हर 20 साल में, और यहाँ जो है हमें याद रखना ही पड़ेगा और इन एक्ट्स की विशेषताएं क्या है। देखो मैं मेन फीचर्स पे जाऊँगा, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य के प्रावधान विशेषताएं क्या थी उनको लेकर हमने डिस्कशन करना है। अभी तक का मैंने जो डिस्कशन आपसे किया है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डाउटफुल है, कहीं पर परेशान लग रहे हो तो प्लीज गो फॉर इट। एनीवन? श्योर? पक्का? ऑल गुड? ठीक है। दीप्तांशु क्लियर है ना सारा मामला? ओके नाइस। अब एक एक करके इन एक्ट्स पे हम लोग जो है डिबेट स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का पहला एक्ट बना दीजिए और एक्ट का नाम लिखना द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, पहला एक्ट लिख लीजिए। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखना 1773 का रेगुलेशन अथवा चार्टर अधिनियम, रेगुलेशन अथवा चार्टर अधिनियम। ठीक है, वर्ष 1773 का रेगुलेशन अथवा चार्टर अधिनियम। सब लोग जो है इसको ब्यूटीफुल तरीके से एक हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए, है ना। फिर आप सुनना है बस, अब कुछ नहीं करना और काम। ठीक है, चलिए आ जाए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके विशेषताओं के बारे में सुनेंगे जरा ध्यानपूर्वक। अब पहली बात समझो, जिस समय मैंने कहा कि क्यों लाया गया है, इसके नाम में रेगुलेशन है, मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके मामलों को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। तो हम सामान्य अर्थों में क्या कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात कि ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया ऐसा पहला कदम था जहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करना था। टू रेगुलेट लिखा है ना, मामलों को जो है नियंत्रित करना है या इन मामलों पर जो है नियंत्रण करना है। ठीक है, और साथ में जो है इनको क्या करना है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब कह लीजिए कि इनको जो है प्रभावी बनाना है, इनको जो है प्रशासनिक गतिविधियों के तहत ढालना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करना को, या सीधे ऐसे लिख लीजिए, को जो है नियंत्रण में लाना या नियंत्रित करना जो था सॉरी ये इसका पहला उद्देश्य था। चलिए, पहली लाइन क्लियर है कि नहीं? श्योर? ऑल? ठीक है, दूसरी लाइन पे आते हैं। चलिए देखो सॉरी, दूसरा जो अहम बात है, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब इस अधिनियम ने क्या किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल मैटर्स थे, यानी कि जो इसके राजनीतिक मामले थे,
इन राजनीतिक मामलों को अलग किया, इसको रिकॉग्नाइज किया, इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि भाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी राजनीतिक मामले होंगे, जितने भी जो है पॉलिटिकल मैटर्स होंगे, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं। और कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, मतलब प्रशासनिक जो मामले हैं, कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, यानी कि कंपनी के जो प्रशासनिक मामले हैं, इनको क्या कर दें, अलग कर दें। तो वी कैन से दैट कि इन्होंने पहली बार क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनके राजनीतिक मामले अलग कर दिए और इनके जो है प्रशासनिक मामले जो है इनको भी अलग कर दिया। एक और प्रमुख लाइन समझना, पहली बार ऐसा हुआ जहां पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंट्रलाइज करने की तरफ जो है कदम उठाया गया। वी कैन से दैट कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब पहली बार कंपनी के केंद्रीय प्रशासन को लेकर या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो है कंपनी को कार्य सौंपा गया। तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो है भारत में ऐसा पहला कदम था जहां पर किस चीज की शुरुआत हुई, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या समझे हम लोग, हमने कहा कि पहली बार जो है केंद्रीय प्रशासन की ओर गए, और अगर मैं इसको कहूं तो अर्ध रूप से या आंशिक रूप से ये किस चीज का कदम था, वो था कदम दैट इज केंद्रीकरण का। ये केंद्रीयकरण की ओर जो है ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ये पहला कदम है, ऐसा मत कहना फाइनल, ना ना ना, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, यानी कि पहला कदम इन्होंने रखा था जहां पर जो है शक्तियों को क्या किया जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है या केंद्रीयकरण किया जा रहा है। दो शब्द आते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि आज का भारत, आज इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे है, बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया में जो है फेडरलिज्म है ना, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज द डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों के पास में शक्तियों का बंटवारा है ना, भारत के संविधान के अनुसूची 7 को पढ़ो जरा, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो डिवीजन ऑफ पावर वहां से हो गया। तो इसी तरीके से एक होता है विकेंद्रीकरण जहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है, और एक होता है केंद्रीयकरण यानी कि द एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, जहां पर शक्तियां जो है वो एक व्यक्ति ने एक मतलब यूनिट के पास है। जैसे ब्रिटेन, भाई वहां पर सब कुछ जो कार्यभार देख रहा है वो केंद्र देख रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग राज्यों को सारी शक्तियां दे दी, केंद्र के पास में सारी शक्तियां हैं। हालांकि इंडिया में भी जो है कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है, लेकिन इंडिया में भी यूनिटरी टिल्ट है। यूनिटरी टिल्ट मतलब केंद्र जो है ज्यादा प्रभावी है राज्यों की तुलना में, लेकिन फिर भी क्या है, इंडिया इज अ फेडरल, नॉट ट्रू फेडरल बट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ये याद रखना पॉइंट, भविष्य में कभी काम आएगा। तो यहां पर एक चीज हमने और देखा, फिर से सुनो, कि 1773 के अधिनियम की 3 पहली विशेषताएं हैं कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामले, इसके प्रशासनिक मामलों को अलग किया या पहली बार पहचान दी, इनको आइडेंटिफाई किया, और इसने जो है पहली बार केंद्रीय प्रशासन की ओर या केंद्रीयकरण की ओर जो है कदम रखे। इस बात को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं जो मैंने लास्ट लाइन कही कि इन्होंने पहली बार केंद्रीयकरण की शुरुआत की, और जिसका शायद आप सब लोग वेट कर रहे हैं, आप भी और व्यूअर्स भी, वो ये वेट कर रहे हैं कि सर ये लाइन कब बोलोगे, द गवर्नर ऑफ बंगाल became the governor general of Bengal under this act। क्या कहा मैंने कि ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, इस अधिनियम के भीतर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था, नाउ ही became the governor general of बंगाल। बंगाल जरूर लिखना, गलती से भी इंडिया मत कह दीजिएगा प्लीज। ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब इस अधिनियम के तहत पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। जरा मैं एक बार आपको एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ ले चलूं, रुको जरा। अगर हमसे सवाल पूछेगा ना दोस्तों कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, अगर मुझसे सवाल पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर या हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो हमारा आंसर क्या आएगा ना, गवर्नर पूछा, सिर्फ गवर्नर, तब हमारा नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव। देखो जब हम प्लासी का युद्ध हारे थे, रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेज जब भारत का ये युद्ध जीते थे, तो इस युद्ध को जीतने के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर, ओनली गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल। कब से लेकर 1757 से 1760, फिर 60 में वापस लंदन गया और 65 में फिर आया और 65 से 67 तक दूसरी बार। तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर बना था बंगाल का, तो 2 कार्यकाल थे उसके, एक जो है 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767 तक। ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ें याद रखनी, लेकिन अभी मुझे उस पर नहीं जाना है गाइस। अभी मुझे आना है कि मैं कहूँ कि बंगाल का
अंतिम गवर्नर कौन था? अब देखो ये लॉजिक कैसे काम करेगा सर, वही व्यक्ति जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, सबको याद है ना नाम? तो इसलिए जब यहां पूछा मैंने अंतिम कौन था, तो यहां नाम आ जाओगे फ्रेंड्स, ही वाज वॉरेन हेस्टिंग, राइट। और जब मैंने यहां लिखा कि द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो अगर हमसे कल को सवाल बने हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज दिस मैन जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ऑल गुड, ऑल क्लियर? वॉरेन हेस्टिंग, राइट। तो पहला भी ये है क्या, गवर्नर जनरल, और अंतिम गवर्नर ये, क्योंकि जब ये इसने कार्यभार संभाला था ना वर्ष 1772 में, तो उस समय तो 73 का अधिनियम आया नहीं था, तो 72 में एज बना था क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन जब 73 में एक्ट आया तो उसने गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया, विच मीन्स वही व्यक्ति गवर्नर जनरल बन गया। अब देखो होता क्या है, जब किसी का पद बढ़ता है तो उसका कार्य भी बढ़ता है। मेरी बात समझो, एक मान लीजिए शिक्षक और एक प्रिंसिपल में, दोनों में कार्यों में अंतर तो होगा। मतलब शिक्षक, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करेंगे, वो भी पढ़ाने का काम करें, लेकिन एज प्रिंसिपल उनके पास और अथॉरिटी आ जाएगी, मान लीजिए क्लासेस भी करने हैं और बाकी चीज़ों को भी जो है देखना है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो भाई उसके कार्य भी बढ़ गए, और यही कारण था कि उसको असिस्ट करने के लिए कोई लोग चाहिए थे। और यही कारण है कि इसी अधिनियम के भीतर, मैं 5वां पॉइंट लिख रहा हूं, इसी अधिनियम के भीतर क्या हुआ, वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना हुई। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय को हिंदी में लिखते हैं कि इसी समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो है, इस कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ। होल्ड ऑन, और ये जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी ना फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल सदस्य हुआ करते थे वो थे 4। दैट इज वाई द काउंसिल समटाइम इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ 4। इसको मतलब 4 सदस्यों की ही कार्यकारिणी कहते थे, और बनी कहाँ है, कलकत्ता में। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैलकाटा काउंसिल। इसको कलकत्ता काउंसिल भी कहते थे, कलकत्ता परिषद, इसको काउंसिल ऑफ 4 भी कहते थे, और इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो कहना ही था, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। और यहाँ पर जो है पहली बार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई। और दूसरी बात मैंने कही कि जो बंगाल का गवर्नर था, ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज और समझो, अब हुआ क्या कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना ना, तो उस समय आप जानते हैं कि अंग्रेजों के पास में 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। एक रफली इसको मैं ऐसे बनाता हूं, सुनना प्लीज जरा ध्यान से। आप हो क्या रहा है उस बात को समझते हैं। मैं रफली बना रहा हूं, लेट कर दिया मैंने, ये दक्षिण भारत का एक रफ मैप जो है मैंने यहां पर बनाने का प्रयास कर दिया। लेट कर लेते हैं, महाराष्ट्र वाला जो है यहां पर है, तो मैंने इसको नाम दे दिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये क्या है यहां पर, ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। हिंदी में भी लिख लीजिएगा अगर लिख रहे हो, बम्बई प्रेसिडेंसी थी। यहाँ जो है तमिलनाडु है, साउथ है, मद्रास है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी शॉर्ट में ही कर दो ना, प्रेसिडेंसी। और यहाँ आ जाइए, हम लोग वेस्ट बंगाल की तरफ चल लेते हैं, ठीक है, यहीं पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेट किया हम लोगों ने, ये बना दिया बंगाल, और इसको नाम दे दिया बंगाल प्रेसिडेंसी। मतलब जो है ये पहले इस तरीके से काम चलते थे कि हर किसी पर क्या था, एक ना एक जो है प्रेसिडेंसी यहाँ पर हुआ करती थी। तो यहाँ क्या आ गया, दैट इज द बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसीज को आप लोगों ने जो है क्या करना है, हाईलाइट करना है, बंगाल, मद्रास और जो है तीसरा आ गया बॉम्बे। अब देखो होता क्या था ना, हर प्रेसिडेंसी में क्या होते थे, गवर्नर होते थे। जैसे बॉम्बे का गवर्नर है, ऐसे ही जो है मद्रास का भी गवर्नर है, और ऐसे ही कौन था, बंगाल में भी गवर्नर था, जो मैंने कहा कि वॉरेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था। हर जगह गवर्नर से, राइट। इस अधिनियम ने क्या किया, जो 1773 का अधिनियम आया, इस अधिनियम ने जो, अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। इस अधिनियम ने क्या किया कि जो बॉम्बे का गवर्नर था इसको भी, ठीक है, और जो मद्रास का गवर्नर था इसको भी, इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को सब ऑर्डिनेट कर दिया बंगाल प्रेसिडेंसी के। मेरी बात समझो, मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी कार्य करने हैं, किसने, मद्रास के गवर्नर ने या बंबई के गवर्नर ने, तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ही पूछेंगे।
वी कैन से दैट कि द एक्ट ऑफ 1773 मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उसके जो है सब ऑर्डिनेट के रूप में जो है इन्होंने क्या किया, इसको एस्टैब्लिश किया। पॉइंट जो है चुनिंदे हैं, लेकिन यकीन मानो काफी जो है मजेदार पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। 1773 का अधिनियम। सॉरी, ऑल क्लियर और गुड? ड्रॉ कर रहे हो? चलिए, गुड, नाइस। हाँ, बनाते रहिए, कोई इशू नहीं। इसको साइड कर लेता हूँ, एक और पॉइंट भी सुन लीजिए। ठीक है, बस 2-3 पॉइंट और हैं। नेक्स्ट आ जाओ। देखो 6 नंबर पे आपको क्या याद रखना है इसके भीतर। अब देखो गवर्नर जनरल भी आ गया, प्रेसिडेंसी भी बन गई, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब इसी एक्ट के भीतर पहली बार देश में जुडिशियल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। हमने क्या कहा, अंडर द एक्ट ऑफ 1773, अंडर द एक्ट ऑफ 1773, अब कॉमा करके लिख रहा हूं, अ सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट लिख दिया मैंने एससी, ठीक है, अ सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप इन कोलकाता, इन कोलकाता in 1774 कोलकाता में बना, 1774 में बना। एंड द नंबर ऑफ टोटल जजेस वाज, कितने थे कुल जज? टोटल जजेस थे इसमें 4। और 4 में कैसे याद रखोगे, देखो एक तो इसमें थे चीफ जस्टिस, एक तो सीजे थे, चीफ जस्टिस थे, और जो चीफ जस्टिस थे उस समय उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ये सवाल कई दफा पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट, देन ही वाज सर एलिजा इम्पे, राइट। एंड ऑन द अदर साइड इसमें जो थे वो थे 3 अदर जजेस जिनका नाम याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसमें जो है 3 अदर जो है जजेस थे, 3 अन्य जो है यहाँ पर न्यायाधीश थे। तो कुल मिलाकर हमसे ये सवाल ऐसा ही बनता है कि देश का पहला सुप्रीम कोर्ट कब और कहाँ पर बना और किस अधिनियम के भीतर बना। तो देश का पहला सुप्रीम कोर्ट 1774, 1773 के अधिनियम के भीतर, और सर एलिजा इम्पे जो थे इसके पहले चीफ जस्टिस थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। हिंदी में लिखना है, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, ही वाज द फर्स्ट, ठीक है। और 3 अन्य जो हैं जस्टिस में, ठीक है। इतने पॉइंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबके जो है क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आओ जरा ध्यान से। 7वां जो पॉइंट है इस अधिनियम का, ये ड्रॉ हो गया ना, हटा दो। चलिए ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमने कहा 1774 में कलकत्ता बना सुप्रीम कोर्ट। इसमें कुल 4 जज थे, सर एलिजा इम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे, और बाकी 3 जो है अन्य जज थे, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। 1-2 पॉइंट्स और हैं, सुनना ध्यान से। अगला जो पॉइंट है, द एक्ट ऑफ 1773 प्रोहिबिटेड, इसने रोका किसको? द सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन एंगेज टू प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम द इंडियंस। भारतीयों से तोहफा लेने और निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। समझना मेरी बात ध्यान से कि इस अधिनियम ने कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के अधिकारियों को, जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, इन कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से गिफ्ट यानी कि तोहफा वही काला धन, जब तुम्हारा काम निपटाना है तो कुछ ला के दो, जेब गरम करो, वो वाला मामला है ना। तो भारतीयों से तोहफा लेने पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन ये बस एक्ट के ही भीतर रहा, बाकी करप्शन चलता रहा। प्रतिबंध लगाया, कहा कि भाई आप जो है इंडियन से जो है किसी भी तरीके से गिफ्ट नहीं लोगे। तो ये हम लोगों ने सिंपल ये लाइन ध्यान से समझना है कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू एंगेजिंग इन एनी टाइप ऑफ प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स फ्रॉम द इंडियंस और द नेटिव्स। जो इंडिया के थे उनसे आप जो है नहीं ले सकते। डन। अब लास्ट में आते हैं। इसी एक्ट के तहत जो है एक नया कह लीजिए ग्रुप बना था जिसका नाम था द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आई रिपीट द लाइन कि 1773 के अधिनियम के भीतर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको?
निदेशक मंडल। डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर साहब कौन होते हैं? निदेशक, फिल्म के डायरेक्टर यानी कि निदेशक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बना एक निदेशक मंडल। रुको जरा ध्यान से सुनो, एक निदेशक मंडल बना। अब आपने सवाल पूछा कि सर 1773 के अधिनियम ने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था, जो निदेशक मंडल बनाया था, उसकी जिम्मेदारी क्या थी, उसको काम क्या सौंपा गया था? तो पहले याद रखना कि इट वाज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसकी एक तरीके से कह लीजिए कि गवर्निंग बॉडी के रूप में इसने काम करना था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से शासकीय निकाय बन गया था। और इसका जो मुख्य काम था वो था रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री जो मामले थे भारत में, उस पर जो है रिपोर्ट तैयार करना। इसका काम क्या है? इसका काम है देश के भीतर राजस्व, सिविल या सैन्य मामलों की रिपोर्ट तैयार करना। मामलों की रिपोर्ट तैयार करना। इनको कार्य दिया गया कि भाई भारत के भीतर जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, जितने भी सिविल मैटर्स हैं और जितने भी यहाँ पर क्या है मिलिट्री मैटर्स हैं, इन सब के ऊपर जो है आप हमें तुरंत क्या दीजिए, रिपोर्ट बनाकर दीजिए। वाइस राय के पास में रिपोर्ट टाइम से पहुंचनी चाहिए। इसके लिए क्या हुआ, कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है शुरुआत कर दी। एक और सवाल समझे ध्यान से, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था ना दोस्तों, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता था इलेक्शन, इनका होता था चुनाव। मतलब हर बार क्या होना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कोई सदस्य चुनने हैं। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव होगा तो कितने साल के लिए चुने जाएंगे? दैट इज फॉर द 5 years। 5 वर्षों के लिए इनका चुनाव होगा। लेकिन एक और अरेंजमेंट बताऊं आपको, जैसे अच्छा मैं आज थोड़ा लेट हो गया, वो न्यूज़पेपर मैंने अपलोड करना है अभी, आज का जो न्यूज़पेपर है ना, तो उसमें जो है मैंने एक न्यूज़ कवर की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। आज 12 नए राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली है, राइट, और 54 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। ये था। अब चलो इसको थोड़ा साइड रखो। ऐसा ही मैंने कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में एक सदस्य का कार्यकाल कितना है? 5 साल है। और यहाँ व्यवस्था क्या थी कि लगभग हर साल 1/4 सदस्यों को हटाया जाएगा, या मतलब उनका सेवा काल जो है कंप्लीट होगा। ये थोड़ा डिटेल जा रहा हूं मैं, बट सुनो ध्यान से कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 साल था, तथा प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल तथा प्रत्येक वर्ष जो है 1/4 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा, यानी कि इनको रिटायर करना पड़ेगा। 1/4 सदस्य क्या होंगे? रिटायर होंगे। और जो ये रिटायर होते थे ना हर साल, आप सोचो कि क्या ये एलिजिबल थे री इलेक्शन के लिए? जैसे राज्यसभा में तो है री इलेक्शन, ये नहीं थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कोई भी व्यक्ति जो है पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का 5 साल का कार्यक्रम पूरा, तो जैसे उसका कार्यकाल पूरा हुआ उसको बोल दिया भाई टाटा बाय बाय, दोबारा मत आना। ठीक है, तो ये वाला जो है सिस्टम वहां पर था। इसी एक्ट को नाम दिया जाता है 1773 का चार्टर अधिनियम। थोड़ा डिटेलिंग है ना, और बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, इसलिए मैंने जो है चाहा कि इसमें एक पॉइंट्स को हम लोग जो है क्लियर करें। जल्दी से बताओ, उम्मीद जताओ कि यहाँ तक के मामले क्लियर हैं कि नहीं। श्योर? टाइम हो गया है तो बताओ, और बैठने का है अभी आपका, या आज के लिए इतना ही रखूँ, थक गए? चलो एक काम करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। एक तो क्लास भी थोड़ा लेट मिली मुझे, ऊपर से बेसिक क्लास से तो मुझे थोड़ा डिटेल जाना ही पड़ा टॉपिक्स पे। कल हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करेंगे। एंड बिलीव में बहुत मज़ेदार है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, इतना मतलब मज़ेदार है ना अगर उसको ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा मज़ेदार तो हर चीज़ है, राइट। क्रिमिनल्स के लिए गोली मारना मज़ेदार है, समझ लो। चोर के लिए चोरी करना मज़ेदार है, समझ, सिंपल है। पाकिस्तानियों के लिए बम फोड़ना मज़ेदार है, और स्टूडेंट के लिए पढ़ना मज़ेदार होना चाहिए। तो भाई जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, तब तक कुछ भी पढ़ लो याद नहीं होगा। ईजी से ईजी चीज़ पढ़ लो। मैंने कितनी दफ़े बोला कि हमें श्री हनुमान चालीसा याद रहती है। क्यों याद रहती है? कभी ये सोचो ना, मैं आपको मान लो कि भारत की प्रस्तावना याद करने को दे दूँ कि कल सब प्रियम्बल रट के आना, कोई नहीं रटेगा, क्योंकि वहाँ उतना न तो डर है और ना ही जो है किसी बात को लेकर इतना रुचि ले रहे हो आप। लेकिन हनुमान चालीसा याद क्यों की है? क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में एक वो लाइन है ना, एक वो जो है पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो रात को जब अंधेरे में निकलते हो तो एक डर रहता है ना, तो उस डर से जो है खुद को मजबूत बनाने के लिए। और दूसरा आस्था है भगवान श्री राम में, भगवान श्री हनुमान जी में, तो इसलिए आस्था के साथ जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ें समझ में आएगी। तो इसलिए मुझे मुँह ज़बानी याद है, आप सबको मुँह ज़बानी याद होगी। अरिजीत सिंह का गाना क्यों याद है? सोचो कभी ना,
कि मतलब हमें ये टॉपिक्स याद क्यों नहीं हो रहे और क्यों हमें जो है एक्स्ट्रा चीज़ें सारी याद हो रही हैं, क्योंकि उसको आप दिल से सुनते हो, लगन से सुनते हो। आज से 3-4 साल पहले कोई महिला मित्र, पुरुष मित्र साथ में थी, चली गई, अरिजीत सिंह के गाने चुप गए, तो मतलब वो याद है ना, क्योंकि वो फीलिंग्स के साथ पढ़ा है। मेरी बात समझो। तो ऐसे स्टडी के साथ करो, कुछ मत करो, ध्यानपूर्वक एक बार जो है पढ़ने के लिए आप एटलीस्ट इनिशिएट तो करो। जिस दिन इनिशिएट कर लिया ना, मजे में जो है आपका पूरा मामला जो है वो सॉल्व होने वाला है, बिलीव मी दैट, राइट। आज के लिए इतना ही रखें, श्योर। चलिए बाकी का जो भी हमारा प्रोग्राम है क्लास का, वो कल हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं ना। तो चलिए इसके साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।